जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के द्योतक के रूप में रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ सदैव से सहयोग करके भारतीय संस्कृति को बनाए रखने और भारतीय इतिहास को मजबूत करने में अच्छा खासा योगदान दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ भी खूब लड़ी हैं। लेकिन आज सरकार को छोड़ दें तो संविधान के बनने के बाद से ही उनके ऊपर ध्यान देने का कार्य बस सरकार ही कर रही है। हम लोग और हम जैसे भारतीय नागरिक इस कार्य को अच्छे से निर्वाहित नहीं कर पा रहे हैं और हम उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यदि हम उनको मुख्य धारा में अर्थात अपनी धारा में लाने का प्रयत्न करें तो वे जातियाँ, वे जनजातियाँ अवश्य ही भारत की मुख्य धारा में जुड़कर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार कर सकती हैं। और ऐसी ही कुछ जातियां हैं जिनका मैं आज आपसे परिचय कराने वाला हूं, जो कई बार परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। और परीक्षाओं में पूछी जाएं या नहीं, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते, एक देश का मुखिया होने के नाते जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जितना अधिकार है उन जातियों को आगे बढ़ाने का, उन समुदायों को विकसित बनाने का, उतना ही हमारा अधिकार है। और प्रत्येक नागरिक का ये हमारा स्वधर्म कर्तव्य है कि उन जातियों को जो पिछड़ी अवस्था में है उनको मुख्यधारा में जोड़ा जा सके और उनको समाज, राष्ट्र का एक विस्तृत नागरिक बनाया जा सके। एक अच्छा और सफल नागरिक के रूप में वे भी देखे जा सकें। ऐसे में हमें यह जान लेना अत्यधिक आवश्यक है कि वे जनजातियाँ कहाँ पर निवास करती हैं, जिनमें हम उन जनजातियों की चर्चा करेंगे। उनमें सबसे बड़ी और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में रहने वाली है गोंड जनजाति। यह पूरे उत्तर प्रदेश में निवास करती है और यह भारत की सर्वप्रथम और सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद हल्बा जनजाति आती है। हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ के इलाके में पाई जाती है। इसके बाद आती है मुंडा जनजाति। मित्रों, मुंडा जनजाति हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसका अत्यधिक और उत्प्रेरक योगदान रहा है। इसके बाद आती है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है और ये लोग अपने एक अलग संस्कृति में और एक अलग समाज में ढले हुए लोग हैं और इनको मुख्य धारा से जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आती है बोडो जनजाति। मित्रों, बोडो जनजाति असम की प्रमुख जनजाति है और यह प्रसिद्ध है अपने त्योहारों और अपनी संस्कृति के विकास के लिए। इसके बाद आती है कोल जनजाति। जी हाँ, वही कोल जो श्री रामचंद्र जी के लिए फल लाया करते थे और उनके साथ बातें किया करते थे। एक पुत्रवत और पिता के समान भगवान श्री राम और कोलों का अर्थात कोल जनजाति का प्रेम व्यवहार था। भी यूपी की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की जनजाति है। इसके बाद आती हैं भील। भील मित्रों राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। और इसके बाद आती हैं नायक जनजाति। नायक जनजाति का नाम नायक इसलिए पड़ा है क्योंकि ये न्याय के प्रिय थे और सदैव धर्म की रक्षा के लिए, इनके हिसाब से धर्म और अधर्म की जो व्याख्या थी उस आधार पर ये सदैव धर्म की रक्षा के लिए अपने एक नायक के रूप में उभरे। और झारखंड में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो अपने राष्ट्र के गौरव और सम्मान की इन्होंने सदैव रक्षा की। इनको सदैव धनुष और बाण के साथ देखा जा सकता है। इसके बाद है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद आता है संथाल जनजाति। संथाल विद्रोह हम स्वतंत्रता संग्राम के तीसरे चरण में अगर देखते हैं तो संथाल विद्रोह भी अत्यधिक बहुत बड़ा विद्रोह रहा है झारखंड और बिहार के इलाके में। तो संथाल जनजातियां आज भी वहां पर मौजूद हैं और ये सरकार तो इनको मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर ही रही है, लेकिन बशर्ते हम लोगों को भी इनके लिए थोड़ा काम करना चाहिए ताकि यह भारतीय संस्कृति को उजागर करने में और उसको बनाए रखने में और अत्यधिक योगदान दे सकें। इसके बाद भूमिज जनजाति आती है। भूमिज जनजाति झारखंड में पाई जाती है। और इसके बाद हो जनजाति आती है। हो के बाद फिर उराव, फिर बिरहोर, फिर असुर, ये सभी झारखंड की जनजातियाँ हैं। इसके बाद गारो, खासी, जैंतिया और तमाम तरह की ऐसी जनजातियाँ हैं जो हमारे समाज और संस्कृति से कुछ ना कुछ भाग में कटी हुई है। इनको जोड़ने का और राष्ट्र को एक उत्प्रेरक राष्ट्र बनाने का कार्य हम सभी को करना चाहिए और इनके लिए भी हमें सदैव इनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए, जिससे राष्ट्र और राष्ट्र के गौरव दोनों की रक्षा हो सके। मित्रों, भारत कोई मैं थोड़ी अटल जी के शब्दों का उल्लेख करता हूं कि भारत कोई भूभाग छोटा नहीं है। ये छोटे भूभाग का कोई टुकड़ा नहीं है। मित्रों, यह एक विस्तृत राज्य है जिसकी कल्पना हजारों वर्षों से होती आई है और यह हजारों वर्षों से विश्व में है। और वो कहा है ना कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ से बाकी है मगर अब तक नामो निशा हमारा। तो नामो निशा क्यों बाकी है? क्योंकि हमने विविध प्रकार की संस्कृतियों को सजोए हुए हैं। अगर आज हम अपनी उंगलियों पर गणना शुरू करें तो हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी कि इतने शक, हूण, इंडो ग्रीक्स, तमाम तरह की जनजातियाँ, ये तमाम तरह की जातियाँ आई, तमाम तरह की संस्कृतियाँ यहाँ पर पली और नष्ट हो गई। लेकिन संस्कृतियों के नष्ट होने से उस संस्कृति के उद्भव और इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता है। इसलिए आज भी भारत अपने राष्ट्र गौरव के साथ अपने 100 वर्षों की स्वतंत्रता की आज़ादी को पूर्ण करने वाला है और ऐसे में वह करीब
मैं कह सकता हूँ बेझिझक यह कह सकता हूँ कि 5000 वर्षों के या उससे अधिक के इतिहास को और संस्कृत को अपने थैले में संजोए हुए माँ भारती बैठी हैं और अब इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी और बारी हम लोगों की है। और हमें प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि हमें इसकी हर एक चीज़ की, इसकी संस्कृति की, इसके संस्कारों की और इसके धर्म जाति की, इसके विविधताओं की हमें रक्षा करनी चाहिए और साथ ही इसके संविधान को और भी मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि संविधान की भी जड़ें उसी प्रकार से सुशोभित हैं जैसे इसकी विविधताएं जो हैं, हमारे देश की जो विविधता है उसी के आधार पर, उसी के बेस पर तो हमारा संविधान बनाया गया है। इसलिए जैसे जैसे हम इसकी विविधताओं को संजोए रखेंगे, अर्थात संविधान के बेस को संजोए रखेंगे, आधार को संजोए रखेंगे, उसी तरह से हमारा संविधान धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा और आज भी मजबूत है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है, इस बात का भी हमें गर्व है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेना चाहूँगा। तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।